अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर 42 रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। ये भी बहुत मज़े का चैप्टर है और इसमें जो है ना बड़े मज़े की चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आपको पता होना चाहिए और ये इसमें से ज़्यादातर जो प्रॉफ के क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर में से आते हैं। इसके अलावा वाइवा के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट भी इसमें से बहुत सारे निकल सकते हैं क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सोलिटेरियस और ये वो। तो उसमें जो है आपको ये समझना चाहिए कि आप जो रिस्पायर कर रहे हो कैसे कर लेते हो, कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं गाइडन के साथ आपको एक रिव्यू दे रही हूँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, साथ में थोड़ी बहुत चीज़ों का कॉन्सेप्ट देती जा रही हूँ। इसकी डिटेल मैं आपको नोट से करवाऊँगी, ठीक है। तो ताकि जो लोग जो हैं जो मुझसे गाइडन में हेल्प मांग रहे थे, ठीक है, कि मैं गाइडन से करवाऊँ, उनकी भी हेल्प हो जाए और जो मेरे जूनियर्स मुझसे नोट्स पे कह रहे थे उनको नोट्स पे भी मिल जाए। सेम है नोट्स पे भी और गाइडन पे भी, चैप्टर नंबर सेम है, रेगुलेशन रिस्पिरेशन, जैसे मैं वहाँ पे पढ़ा रही हूँ। और नीचे जो है ना जो कहानी है वो सेम है, बस डिटेल जो है वो नोट्स में ज़्यादा होगी। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, आगे हैं नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है रिस्पिरेशन को। रिस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है हम ये देखेंगे। डोर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप होता है, ठीक है। वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप होता है और न्यूमाटैक्सिक सेंटर होता है। इस चैप्टर के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसकी डिटेल। और वीडियो मैं कहाँ से अपलोड कर चुकी हूँ, मैं डॉक्टर नजीब की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और ज़्यादा लंबी नहीं है। तो डॉक्टर नजीब का लेक्चर था इस चैप्टर पे ऑलमोस्ट 80 मिनट का, जिसे मैंने नोट्स में लिख के, ठीक है, और उसकी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी थी रेगुलेशन और रिस्पिरेशन में से, ठीक है। तो ये चैप्टर क्योंकि मैं सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले ही तो आपको वीडियो में, तो इसलिए मैं इसमें जस्ट आपको बताऊँगी कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं। डोर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप इंपॉर्टेंट है, इसमें वैसे कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ एज सच होगी ही नहीं, मतलब ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। रिदमिसिटी कैसे होती है, इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आ जाती हैं। फिर उसके बाद न्यूमाटैक्सिक सेंटर क्या है, या डायग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप, लंग इन्फ्लेशन सिग्नल, लिमिट इंस्पिरेशन दी, हेडिंग ब्रू रिफ्लेशन रिफ्लेक्स, ये तो प्रूफ का क्वेश्चन है, मुझे याद है, मैंने पास्ट पेपर किए थे। तो कंट्रोल ऑफ ओवरऑल रिस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। केमिकल कंट्रोल क्या होता है, फिर उसमें जो है वो ऑक्सीजन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हाइड्रोजन आयन से सेंसिटिविटी कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट कैसे करती है कीमो सेंसिटिव एरिया को। डिक्रीज स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कब होगा, जब आप पहाड़ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, हाइपर वेंटिलेशन होता है कम, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन होता है कम, जो है ना इंस्पिरेशन रिस्पिरेशन रेट को कम कर देना, और हाइपर होता है ज़्यादा कर देना। जब आप पहाड़ पे जाते हो, ठीक है, किसी भी माउंटेन एरिया पे जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो आपकी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है कि जो आपकी जो मैकेनिज्म है ना, अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम होती है आपकी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, ये ना मतलब इसको ना आपका हाइपर वेंटिलेशन करवा देता है, आपका जो रिस्पिरेटरी सेंटर है। उससे क्या होता है, ताकि आपको ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है। और हाइपर वेंटिलेशन में आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। तो ये जो फैक्टर्स है ना, फिर ये किस तरह से कौन सी चीज़ कैसे हो रही है ये हम देखेंगे, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से कैसी चीज़ चेंज होती है। सो क्वान्टिटेटिव इफेक्ट ऑफ ब्लड PCO2 एंड हाइड्रोजन एंड इफेक्ट ऑन एल्वेलर वेंटिलेशन, ठीक है, ये भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग ऑक्सीजन हैव लिटिल डायरेक्ट इफेक्ट ऑन कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का जो है ना वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता रिस्पिरेटरी सेंटर पे, कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। फिर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर सिस्टम फॉर कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेटरी एक्टिविटी, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रिस्पिरेटरी कंट्रोल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये जितनी हेडिंग्स है ना लदा, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकती हैं, ठीक है, इसमें से लदा से भी आ सकता है, ठीक है। अब ये जो कैरोटिड बॉडीज़ हैं ये किस तरह से जाती हैं, ये क्या सिस्टम होता है, ये यहाँ पर, ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा से जा रही है इधर, ये सारी रेगुलेशन मैंने आपको वैसे बताई भी हुई है और मैं अगेन जो है वो आपको नोट से दोबारा भी बता दूंगी। डिक्रीज आर्टीरियल ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स कीमो रिसेप्टर, ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर कौन से किस तरह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, क्योंकि इनको नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन कम है तो कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को ज़्यादा होना चाहिए वेट, ओके। ठीक है, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन कीमो रिसेप्टर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ये देखेंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ, तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ लो आर्टीरियल प्रेशर टू स्टिमुलेट एल्वेलर ऑक्सीजन, ठीक है, एल्वेलर वेंटिलेशन, अगर ऑक्सीजन कम है तो फिर हम वेंटिलेशन ज़्यादा करेंगे। व्हेन आर्टीरियल CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिमेन नॉर्मल, तो हर तरह से आपकी बॉडी में क्या चीज़ कैसे हो रही है, ये डायग्राम बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक ब्रीदिंग ऑफ लो ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द रिस्पिरेशन इवन मोर, तो एक्लिमेटाइजेशन कैसे हो जाती है कि आप जब ज़्यादा देर जो है वह ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी चेंज नहीं हो रही, तो फिर क्या होता है।
फिर कंपोजिट इफेक्ट्स ऑफ PCA2 pH ऑन एल्वेलर वेंटिलेशन, ये मैंने काटा हुआ है क्योंकि इसमें कोई खास बात लिखी नहीं थी हुई। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो कैसे होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद न्यूरोजेनिक कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन, मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स जो कर रहे हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल क्या होता है, जो जे रिसेप्टर्स हैं, ये जे रिसेप्टर्स जो है ये MCQ पॉइंट भी है आपका। फिर ब्रेन एडीमा जो है वो किस तरह से हो जाता है, एनेस्थीसिया आप कैसे देते हैं, पीरियोडिक ब्रीदिंग जो है वो, और उसमें पीरियोडिक ब्रीदिंग में कीन स्ट्रोक सिंड्रोम, ये सिंड्रोम कह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके ना आपसे तो होना चाहिए वैसे आपसे कि आप कैसे करना चाहिए कि जब आप कीन स्ट्रोक ब्रीदिंग करें ना, तो इसकी यूट्यूब से वीडियो एक देखिएगा कोई, उसमें ना बड़ा प्यारा एक दिखाई देता है कि किस तरह से डायफ्राम, पहले डायफ्राम की मूवमेंट से पता चल जाता है। डायफ्राम जो है पहले आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होता है, फिर रुक जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, फास्ट होता है, फिर रुक जाता है। तो कीन स्ट्रोक ब्रीदिंग जो है उसमें क्या होता है कि आप पहले स्लो रिस्पायर करते हो, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता, ये देखो पहले स्लो है, फिर आहिस्ता 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 फास्ट हुए, फिर फास्ट हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो हुए, फिर रुके, फिर रिस्पिरेशन कुछ मूवमेंट के लिए होती नहीं, जैसे एपनिया वाला बोलते हैं। तो इसके अलावा कीन स्ट्रोक ब्रीदिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए, ये क्लिनिकल भी है, ये आपको पता होना चाहिए। स्लीप एपनिया क्या होता है, और आप लोग जो है वो सांस लेते हुए कुछ लोगों के सांस में आवाज़ आती है ना सोते हुए, तो वो क्या होता है, ठीक है, सेंट्रल स्लीप एपनिया वगैरह। तो ये चैप्टर एज अ होल में इसमें से कोई चीज़ ये नहीं कहा मैंने कि अनइम्पॉर्टेंट है, ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैंने सिर्फ कीन स्ट्रोक ब्रीदिंग पे मैंने आपको ये कह दिया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हर चीज़ इस चैप्टर की आपको आनी चाहिए कि रेगुलेशन कैसे होती है, और इसकी डिटेल मैंने आपको बताया, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और बाकी कुछ चीज़ें रहती हैं जैसे कीन स्ट्रोक ब्रीदिंग वगैरह, उसकी मैं आपको नोट्स के ऊपर समझा दूँगी।